Okay, let's start with 12th accounts 26-27 का batch number 1. As I told you in intro video that in accounts हमारे पास तीन books हैं: partnership, company accounts and analysis of financial statement. So we will be starting with partnership का chapter number 1 today. ओके, आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ साथ साथ नोट करते रहेंगे चीज़ों को, जो भी पीपीटी में है वो भी, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से भी जो है कीप नोटिंग थिंग्स डाउन सो दैट के एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास अच्छे खासे नोट्स रेडी हो जाएंगे आपके पास. ओके, चलो ठीक है, शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. Okay, in this chapter, we will be doing these 11 topics: the definition of partnership, partnership deed नहीं हो business में तो what happens, then we will do the journal entries. ये ध्यान से करना, अगर journal entries आपको अच्छे से समझ में आएंगी तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, राइट? तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन एप्रोप्रिएशन आइटम क्या होता है, चार्ज आइटम क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में. यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू विल बी लर्निंग. देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ओके वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. देन दिस गारंटी टू पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये ठीक है आपके सीबीएसई के एग्जाम में तो हैं, लेकिन ये सीयूईटी में ये दोनों टॉपिक्स नहीं है आपके. ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. ओके, फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. कि पार्टनरशिप एक्ट हमारा कब का है? 1932 का. करीब करीब 100 साल हो गए, 94 ईयर्स. 94 ईयर्स पुराना कानून है जो अभी भी चल रहा है पार्टनरशिप में. ठीक है, ओके. तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग तो पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज दिस. तो एक बार आप प्लीज इसको जस्ट रीड कर लो, आई विल देन एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन. लेकिन एक बार आप जस्ट जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट. Okay, it says partnership is defined as the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay, देखिए क्या मिला हमें इस डेफिनेशन से. एक तो पार्टनरशिप में यू मस्ट हैव टू और मोर पर्सन. तो इसका मतलब मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? दो. और मोर तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अभी आज की डेट में इट इज 50. ठीक है, ऑल्दो कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज के पार्टनरशिप में अप टू 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को राइट दिया हुआ है कि वो कितना भी फिक्स करे, राइट? तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50. ओके, पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956 में पार्टनर्स होते थे. बैंकिंग बिजनेस में 10 होते थे मैक्सिमम पार्टनर, और नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 होते थे. ये पहले था, दिस वाज द ओल्ड रूल. ठीक है, ओके. वन सेकेंड थिंग, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. तो देखिए, आपको पार्टनरशिप के लिए कोई बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. अगर आपका बिजनेस नहीं है तो जैसे आप कहीं मान लो कहीं सिर्फ नॉर्मली इन्वेस्टमेंट आप कर देते हैं, तो वो कोई बिजनेस नहीं हुआ ना. अपने दो तीन फ्रेंड्स ने मिलकर कहीं कुछ रियल एस्टेट खरीद लिया, या कहीं किसी एक एसेट में इन्वेस्ट कर दिया कि भाई कल को इसके प्राइस बढ़ेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा. तो वो तो फिर पार्टनरशिप के अंडर में नहीं आएगा ना, बिकॉज आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपने तो इन्वेस्ट करके बस छोड़ दिया. तो दैट इज इन्वेस्टमेंट, नॉट द बिजनेस. सो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, ओके. सेकेंड, थर्ड चीज है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. वैसे ही पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है. ये शायद आपने 11th में भी पढ़ा होगा.
मतलब जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हों, राइट? There may be some people who have invested in partnership, but they are not in the day-to-day activities of the business. ठीक है, but still whatever the active partners are doing, ठीक है, तो कोई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करता है, कोई डील करता है, तो अदर्स हैव टू अबाइड बाय इट। ठीक है, बाकियों को भी मानना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज। थोड़ा सा डिटेल में आगे भी होएगा ये। So this is all about the definition of partnership. Noted, understood? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, either this I have discussed in the first slide only. Only investing together in some asset, that's not covered under Partnership Act, because that's not business. Okay. Next is partnership deed. Partnership deed, it's an agreement कि भाई जिसमें ये सब डिटेल्स लिखी होती है, पार्टनर्स के नाम, किसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। ठीक है, अब आप किस तरह के बिजनेस में हैं, ऑल द क्लॉजेज, ऑल द डिटेल्स आर देयर इन पार्टनरशिप डीड, जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट होता है। ओके, so it's an agreement which gives you the details about the partnership. Okay. और पार्टनरशिप जरूरी नहीं है कि रिटर्न में हो, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। इट्स नॉट ओनली द पार्टनरशिप, इट्स फॉर एनीथिंग। अपनी लाइफ में भी कभी आगे कुछ भी हो तो चीज़ों को जितना रिटर्न में रखोगे उतना बेटर है। भाई वर्बल और ओरल कमिटमेंट्स तो याद भी नहीं रहती। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इज इट इज नॉट मैंडेटरी टू बी इन राइटिंग, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप उसको राइटिंग में रखें, राइटिंग में रखें, प्रॉपर उसके ऊपर स्टैम्प पेपर लें, जो भी स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग है उसको रजिस्टर करवाएं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव योर पेपर वर्क रेडी। ऑलवेज पेपर वर्क हमेशा आपके बिजनेस में, काम धंधे में ना, आपको कंप्लायंस एंड पेपर वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। You should always be in compliant with whosoever is the regulator. You should always keep your documents, your papers complete, right? ये तो वैसे भी होना चाहिए। चलो ठीक है, पढ़ लो इसको फटाफट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, is it mandatory to get your partnership registered? The answer is no. देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी मैंडेटरी नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। ठीक है, हमेशा आपको प्रेफर्ड है कि चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो और अपना रजिस्ट्रेशंस एंड कंप्लायंसेस अपनी एकदम परफेक्ट रखनी चाहिए आपको अपने बिजनेस में। इट सेव्स यू राइट, कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बचा लेते हैं, अगर आपके पास सारी चीजें अगर रिकॉर्डेड वेल मेंटेन्ड है तो। होता क्या, अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाई तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो क्या होता है कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो अदर पीपल कैन सू यू। आपकी पार्टनरशिप फर्म XYZ फर्म है, XYZ को और लोग तो आपके ऊपर केस कर पाएंगे, लेकिन आप किसी के ऊपर केस नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू सू एनीवन, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना, राइट? So that is why it is, although it is not mandatory, but it is always preferred कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी पार्टनरशिप का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, हाँ, ये सेम चीज ये मैं बता चुका हूं आपको कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट मैंडेटरी, बट इट शुड बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। It is recommended because an unregistered firm cannot sue outsiders, although outsiders can sue the firm. तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दिस इज स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, तो वी आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम ऑन दिस।
नेक्स्ट, लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी में क्या होता है भाई कि कुछ भी कल को कुछ, ऑब्वियसली तो बिजनेस है तो फाइनेंशियल कोई क्राइम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो कंपनीज के केस में तो क्या होता है कि कोर्ट्स एंड जो हमारा लीगल सिस्टम है वो कंपनी को सेपरेट एंटिटी ट्रीट करता है, और जो उसके ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उसको डिफरेंट ट्रीट करता है। उनको कोई पर्सनली कोई उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी कोई गलत काम होएगा तो, बिकॉज दे ट्रीट कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स एज डिफरेंट एंटिटीज। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऐसी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। आप अगर तीन लोग हैं, पार्टनर है किसी फर्म में, कोई गलत काम किया तो इट्स नॉट कि फर्म का काम फर्म जाने, नो, यू एज एन इंडिविजुअल, यू एज अ पर्सन, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आपकी कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप के केस में। ठीक है, ओके, लेट मी रीड आउट दिस फॉर यू। Partnership firm has no separate legal entity, unlike a company, which has a separate legal entity distinct from its members. तो कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके जो मेंबर्स हैं, मतलब उसके जो मैनेजमेंट है, पीपल हु आर मैनेजिंग द बिजनेस, वो अगर कोई गलत काम करते हैं तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इफ दे आर ऑल्सो पार्टी टू इट। ठीक है, ओके। And what a separate legal entity means? A separate legal entity means the organization is legally independent from the people who own or manage it. Take some time, write it down. Okay. And partnership agreement may also be referred to as article of partnership. ठीक है, तो कोई ये कभी किसी एमसीक्यू में या कहीं रेफरेंस अगर आ जाए कि कोई पार्टनरशिप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि उसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड ही होता है। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, ये लगता है कि पार्टनरशिप वर्ड है इसमें, बट इट इज governed by a different act altogether, the limited liability partnership act 2008. It is partnership act 1932 is not applicable to LLPs। ठीक है, इनमें देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस इज अबाउट कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने एक्ट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं, बट नॉट फॉर द एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है कि इफ यू आर गेटिंग योर बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें अगर कोई दूसरा पार्टनर कोई गड़बड़ करता है तो आपको भी उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी के साथ हम ये एक जो कंसेप्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अगेन आपने 11th में पक्का किया होगा आपने ये। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है जैसे कंपनीज के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं शेयर होल्डर इन सम कंपनी, तो मैक्सिमम मुझे नुकसान कितना हो सकता है। अभी कंपनी अगर डूब गई, बर्बाद हो गई, तो मेरा वो जो मैंने शेयर खरीदा हुआ है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम नुकसान इतना ही हो सकता है, मेरी कोई पर्सनल एसेट्स अटैच उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो इट मीन्स व्हाट, जैसे पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोल प्रोप्राइटर में तो होती ही होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर कोई बिजनेस में कोई कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो सकती हैं। आप ये कह के नहीं पल्ला झाड़ सकते कि भाई ठीक है, धंधा डूब गया, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई, बात खत्म। नो, इवन योर पर्सनल एसेट्स विल बी अटैच्ड, right? So that's what unlimited liability is. Okay. Next topic. थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टफ सी है इसकी। दिस इज पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर। लेट मी रीड आउट दिस फॉर यू, फिर एक्सप्लेन करूंगा। If a partner derives any profits for himself from any transaction using property or business connection of the firm or the firm's name, he shall pay it to the firm. It means what? It means अगर किसी पार्टनर ने, मान लो आपने आप XYZ तीन पार्टनर्स थे, वाई ने क्या किया,
फर्म के रिसोर्सेज को यूज करके ही बॉट समथिंग, ही बॉट सम कार और सम रियल एस्टेट, उसने कोई फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, और खरीदा था 50 lakhs में, और 10 लाख के प्रॉफिट में 60 लाख में बेच दिया। उसने कहा भी हाँ, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन था, आपका मान लो बिजनेस था टेक्सटाइल का, कपड़े का बिजनेस था, राइट? तो ही डिड समथिंग outside the business का scope, he used firm's resources, okay? So the law says कि भाई अगर आपने फर्म के रिसोर्सेज को यूज करके कुछ पैसा कमाया है तो यू शुड गिव इट बैक टू द फर्म, ठीक है? तो वाई को वो 50 lakhs प्लस वो 10 लाख का प्रॉफिट भी वापस करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई ये तो मेरा पर्सनल डिसीजन था, ओके? बिकॉज ही हैज यूज्ड फर्म्स रिसोर्सेज, ही हैज यूज्ड फर्म्स कनेक्शंस, ठीक है, राइट? अच्छा, इसमें एक और चीज होती है आगे, है भी, कवर्ड भी है, कि अगर मान लो उसको लॉसेस हो जाए, भाई आपका आपका बिजनेस एक्स वाई जेड कपड़े के बिजनेस में है, राइट? गारमेंट्स का बिजनेस है उनका, और वाई ने क्या किया, कोई एक फ्लैट खरीद लिया 50 lakhs का, तो उसमें घाटा हो गया, तो घाटे को वाई भुगतेगा। भाई एक्स जेड तो बोल देंगे ना कि भाई हमारा काम तो, बिजनेस तो हमारा गारमेंट्स का है, हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, हम गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, वी आर डूइंग गारमेंट का बिजनेस। आपको किसने बोला था कि आप एक फ्लैट खरीदो? ही वॉज, ही शुड नॉट हैव डन दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो लॉ क्या कहता है, लॉसेज होंगे तो अकेले भुगतेगा भाई, प्रॉफिट होंगे तो उसको, क्योंकि फर्म के रिसोर्सेज यूज किए हैं तो उसको वापस करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, अभी इसको एक बारी और, ये ऊपर जो 3 लाइन से इनको पढ़ लो एक बारी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बात और होती है कि इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस इन ऑफ द सेम नेचर, जैसे आपका गारमेंट्स का बिजनेस है एक्स वाई जेड का, वाई क्या करे, अपनी एक और दुकान खोल ले कहीं, सेम गारमेंट्स के सेम बिजनेस की, तो अगर एक्स और जेड को बाद में पता चलेगा तो बोलेंगे ना कि भाई अगर आप पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हो तो फिर अकेले क्यों कर रहे हो, फिर इट्स लीगली नॉट अलाउड, राइट? तो वाई को उस दुकान से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी फर्म को देना पड़ेगा। भाई कोई और बिजनेस कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन सेम बिजनेस क्यों कर रहे हो, ओके? ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, प्लीज रीड दिस एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। Okay. The question says P used 50,000 belonging to firm and earned a profit of 5,000 from an outside business transaction. Right? The Q and R, the other partners, they want the amount to be given to the firm. वो बोल रहे कि भाई 50,000 प्लस द प्रॉफिट्स पूरा वापस करो, तो कौन सही है, P सही है या Q एंड R सही है? राइट द आंसर, ठीक है, ओके। तो लेट मी शो यू द आंसर एज वेल, okay? So in this case, Q and R are correct. He must return the 50,000 plus the profit of 5,000 to the firm. ठीक है, okay. Next, Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 2,000 from an outside business transaction. P and Q doesn't want to bear the loss incurred using firm's money. तो who is correct? P and Q correct है या ये इसका नाम चेंज कर लेते हैं भाई, इसको जो है इसको मैं आर कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं चेंज, ओके? तो इसमें आर सही है या पी एंड क्यू सही है? ओके, सो इन दिस केस पी एंड क्यू आर करेक्ट। वो कह रहे हैं भाई आउटसाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है? बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है, बिजनेस रिलेटेड हो तो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है, तो मानते, तो फायदे नुकसान में वो पार्टी होते। लेकिन दिस इज एन आउटसाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो पी एंड क्यू वोंट बियर द लॉस, ओनली आर हैज टू बियर द लॉस, आर को पूरे 10,000 वापस करने पड़ेंगे।
लॉसेस वो अकेले भुगतेगा। ठीक है, ओके, इसको आर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ, ये भी होता है, हालांकि ठीक है, तो ज़्यादा तो लीगल लैंग्वेज है, आपके एग्जाम में तो नहीं आता है। भाई किसी पार्टनर का कोई ऐसा कंडक्ट है कि जो उसने जानबूझ के, उसकी प्योर नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस है किसी पार्टनर की, उससे फर्म को कोई लॉसेस हो गई, तो ही हैज़ टू इंडेमनीफाई, उसको अपने घर से पे करना पड़ेगा। भाई किसी की कोई ठीक है, जेन्युइनली बिजनेस आप अगर ठीक नीयत से जा रहे हैं, ठीक तरीके से कोई एग्रीमेंट करें, देन इट्स ओके। लेकिन आप जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत आपका एक्ट होता है और उससे फर्म को लॉस होता है, तो द पर्सन हैज टू बियर दैट। ठीक है, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, इग्नोर भी कर सकते हो इसको। ठीक, ओके, नेक्स्ट, माइनर एज अ पार्टनर। देखिए, माइनर मीन्स जो 18 से कम का है, तो और कहने का मतलब बच्चा है ना अभी। ठीक है, तो अभी बच्चा है तो उसको क्या क्या करेंगे, उसको पार्टनर, ही कैन बी इन पार्टनर इन प्रॉफिट्स। उसको आप जो है प्रॉफिट्स के लिए यू कैन ऐड हिज नेम कि भाई ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा ही ले सकता है। लेकिन कोई बच्चा है तो ना तो किसी एग्रीमेंट में आ सकता है वो, ना वो लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये माइनर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नो बट नॉट इन लॉसेस, राइट। क्योंकि बच्चा है अभी, वो एग्रीमेंट्स वगैरह करना उसको लीगली अभी अलाउड नहीं है। एक बात। दूसरी बात होती है कि जैसे ही वो एक, मान लो एक माइनर को एज अ पार्टनर आपने ऐड किया हुआ है, ऑब्वियसली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, तो जैसे ही वो 18 ईयर्स का हुए, ही शुड गिव हिज कंसेंट कि भाई वेदर ही वांट टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप और ही डजंट वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको अपनी जो इंटेंट है वो क्लियर करनी पड़ती है। तो अगर 6 महीने के अंदर अगर वो अपनी इंटेंट नहीं क्लियर करेगा, तो देन ही विल बी पार्टी टू लॉसेस एज वेल। तो अगर कल को कोई घाटा हुआ तो उसमें भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। बोल देंगे ना, आपने बताया क्यों नहीं भाई कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, पहले तो बच्चे थे, अब तो बड़े हो गए ना। ठीक है, ओके, तो लेट मी रीड आउट दिस टेक्स्ट फॉर यू अबाउट माइनर एज अ पार्टनर। A minor can be a partner in profits of a firm, but not the losses. Second, he or she should confirm his choice within 6 months of becoming a major. जैसे ही मेजर हो, 6 महीने के अंदर उसको अपनी चॉइस डिक्लेयर करनी पड़ती है। अदरवाइज ही विल बी पार्टनर इन लॉसेस एज वेल आफ्टर बिकमिंग मेजर। अदरवाइज वो मेजर होने के बाद वो लॉसेस में भी हिस्सेदार होगा। दिस इज एज पर सेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 1932, राइट। इसमें फर्स्ट वीडियो में हम स्लाइड नंबर 15 तक ही रखते हैं। ओके, तो वी विल कवर फ्रॉम स्लाइड नंबर 16 इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।